हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज भारतीय संविधान की क्लास में मूल अधिकार का दूसरा अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, स्वतंत्रता के अधिकार में हमें कुल 5 अनुच्छेद को पढ़ना है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क और अनुच्छेद 22। तो सर्वप्रथम हम अनुच्छेद 19 से शुरुआत करते हैं। मेरे साथियों, अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं और यह मेरे साथियों केवल भारत के नागरिकों के लिए ही अनुच्छेद बना है। ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत मेरे साथियों मूल अधिकार में भारत के नागरिकों को कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर भाग 12 अनुच्छेद 300 क में संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो आइए कुछ पॉइंट को लिखते हैं, तब प्रत्येक जो आपकी 6 स्वतंत्रताएं हैं उन्हें भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 19 से। लिखिएगा अनुच्छेद 19। लिखिएगा इसमें इसमें स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रताएं का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है गया है जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त होगा। जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त होगा। भारत के नागरिक को प्राप्त होगा। यह लेटर किस अनुच्छेद का है? तो अनुच्छेद 19। मेरे साथियों, अनुच्छेद 19 में कई सारे आपके खंड हैं यानी क्लॉज है। अनुच्छेद 19 क्लास 1, अनुच्छेद 19 क्लास 2, अनुच्छेद 19 क्लास 3। ठीक है, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। तो यह लेटर अनुच्छेद 19 का है। इसमें स्वतंत्रताएं का प्रावधान किया गया है जो केवल किसको प्राप्त है? भारत के नागरिक को प्राप्त है, यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब जानते हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 का लेटर। तो लिखिएगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1। ब्रैकेट में जो रहता है उसे क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, और जो ब्रैकेट में रहता है वो 19 के अंतर्गत ही आएगा। यदि ब्रैकेट नहीं रहेगा, क्लॉज नहीं रहेगा, तो यह स्वतंत्र अनुच्छेद रहेगा। लेकिन जैसे ही क्लॉज या ब्रैकेट में 1 या 2 या 3 लिखा रहेगा, वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आएगा। तो यह भी अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। ठीक है मेरे साथियों, इसी अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिक को मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और संपत्ति का अधिकार आपका था अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। एफ का मतलब 6 में था, उसी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आइए लिखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो 7 स्वतंत्रताएं कौन थी और किस से स्वतंत्रता को समाप्त किया गया था। ठीक है, लिखिएगा इस अनुच्छेद के तहत इस अनुच्छेद के तहत तहत मूल संविधान में मूल संविधान में मूल संविधान में कुल 7 प्रकार की 7 प्रकार की स्वतंत्रता स्वतंत्रता दी गई थी दी गई थी
परंतु 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 क में संवैधानिक या कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। वर्तमान में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता जानने से पहले एक बार इसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 को समझिए। इसमें कह क्या रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति को हटाकर मूल अधिकार से क्या किया गया? हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 क में संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। इस प्रकार जब एक निकाला गया तो कितना बचा अधिकार? 6 बचा। अब इसी अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, लिखिएगा। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये सब क्लॉज इसे बोलेंगे। ये क्लॉज है, ये सब क्लॉज है। इसमें क्या है तो लिखिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा लिखिएगा, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए या बी लिख लीजिएगा, बी या 2 कर लीजिएगा, क्योंकि बी भी 2 स्थान पे आएगा और एक के बाद भी क्या आता है? 2, तो दूसरा स्थान बी। ठीक है, लिखिएगा। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट लिखिएगा, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, इसमें लिखिएगा संगठन बनाने की आज़ादी, स्वतंत्रता लिख लीजिए या आज़ादी लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। आज़ादी एवं सहकारी संस्था की स्थापना, सहकारी संस्था की स्थापना करने का अधिकार है। और यह शब्द जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत।
लिख लीजिएगा। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत यह जोड़ा गया था शब्द। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, विचरण या घूमने की स्वतंत्रता, विचरण या घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी, आज़ादी। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, डी के बाद क्या आता है ई, इसमें क्या है निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। अब एफ, ई के बाद एफ आता है। एफ में ही मेरे साथियों संपत्ति का अधिकार था, जिसे क्या कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। इसलिए मैं एफ नहीं लिख रहा हूँ। अब सीधे डायरेक्ट क्या आ जाएगा एफ के बाद जी। इसमें क्या है रोजगार करने का अधिकार, लिख लीजिएगा रोजगार, रोजगार करने का अधिकार, करने का अधिकार या स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो मेरे साथियों ये आपके 6 अधिकार हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में। आइए एक बार देख लीजिए। इस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार में कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 का में संवैधानिक या कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में इस अनुच्छेद में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहला क्या है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। तीसरा संगठन बनाने की आज़ादी या सहकारी संस्था की स्थापना करने की स्वतंत्रताएं हैं। चौथा है विचरण या घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा है निवास करने की स्वतंत्रता और आपका छठवां है रोजगार करने की स्वतंत्रता। आइए एक एक स्वतंत्रता को अब ध्यान से और विस्तृत पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है और सबसे इम्पोर्टेंट यह वाला है अनुच्छेद आपका 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। इसी में पूछ देता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 19 और गहन दे दे थोड़ा सा तो इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। तो आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है। इसमें क्या है तो लिखिएगा एक बार दोबारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह हमारा क्या हो गया है हेडिंग हो गया है। अब लिखिएगा इसमें लिखिएगा प्रत्येक प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को, नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, दी गई है। अब देखिए अब इसे समझने का प्रयास करिए। वाक मतलब होता है बोलना, वाक मतलब क्या होता है बोलना होता है। और अभिव्यक्ति का मतलब होता है मन से बोलना, मन, मन से बोलना, आत्मा से बोलना, सोच समझ के बोलना। और बोलना कई प्रकार से हो सकता है, लिखित हो सकता है,
मौखिक हो सकता है, मतलब मैं लिख कर भी दे सकता हूँ, मन से लिख कर दूंगा। ठीक है, माफ़ी मान, जैसे माफ़ीनामा जिसे कहते हैं, एप्लीकेशन आप लिखते हैं, यदि मान लीजिए आप बचपन में रहे होंगे 3 4 5 6 में, उसमें छुट्टी चाहिए तो कैसे होता है, श्रीमान महोदय 2 दिन के लिए मेरा पेट खराब हो गया या 2 दिन के मेरी तबीयत खराब हो गया है, कृपया छुट्टी देने का कष्ट करें। वह कैसे अपना जो मन की भाव है कैसे व्यक्त करते थे, लिखित रूप में। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है हाव भाव। हाव भाव में भी आप व्यक्त कर सकते हैं, यानी मतलब आप गए और ऐसे जाके प्रिंसिपल के सामने बेहोश हो गए, वह हो गया आपका हाव भाव, मतलब ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं ऐसे, तो वह समझ जाएगा कि अच्छा इनका लग रहा है कि तबीयत खराब है, तो वह कहते बेटा क्यों आए हो स्कूल, आपको तो घर पे रहना चाहिए ना, तो कह देगा कि आप जाइए, आप कॉलेज से घर चले जाइए। यह हाव भाव। एक होता है इशारों में कहते हैं ना, यह भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। तो कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा जो आपको यह समझने में आसानी हो। पहला लिखिएगा, ऐसे कॉलम बना के लिख लेते हैं। पहला है लिखित रूप में। लिखित रूप में आप कैसे कह सकते हैं, तो लिखित रूप में समाचार पत्र है, समाचार समाचार पत्र है, इसमें हो गया पत्रिकाएं हैं। इसमें आप क्या हो सकते हैं, लिखित रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। मौखिक, मौखिक में, अब दूसरा मौखिक, एक तो लिखित से भी प्रकट कर सकते हैं मन की भावना, दूसरा मौखिक, इसमें क्या आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा। पहले जो मैं चाहता था, सोचिए कि बोलते थे कि 4 रन ऐसे, अब लगा अभी सचिन तेंदुलकर ने मार दिया छक्का, हम लोग रेडियो को सुन के इतना खुश होते थे कि कहने लायक नहीं। तो मौखिक, रेडियो में मौखिक बोलते थे और हम लोग को इतना आनंद आता था कि कहने लायक नहीं। तो अपनी मन की जो भावना है मौखिक रूप से रेडियो से भी कह सकते थे, टीवी, आज तो टीवी हो गया है, एलईडी हो गया है, ठीक है, मोबाइल में हम लोग मैच देख लेते हैं, तो उनकी भाषा भाषा सुनते हैं, तो उनकी जो मनोभावनाएं हैं टीवी के जरिए हमको व्यक्त हो जाता है, रेडियो के जरिए हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, हाव भाव। हाव भाव, हाव भाव में क्या हो जाएगा, तो हाव भाव में मेरे साथियों हो जाएगा आपके फिल्म, फिल्म हो जाएंगे, फिल्म हो जाएगा सिनेमा, सिनेमा, सिनेमा। ठीक है, एक है आपका संकेत, संकेत में भी कह सकते हैं, यानी संकेत का मतलब होता है इशारा, इशारा में भी कह सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 है, इशारे में भी आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, कहीं आप अपने ससुराल गए और आपकी बीवी आई और कहीं कि, इसका मतलब यह है अनुच्छेद 19, मतलब आपकी मैडम जी पूछी कि आपको चाय चाहिए और आप कह दिए नहीं चाहिए, यह अनुच्छेद 19 है। यानी आप इशारों में भी अपने मनोभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत मेरे साथियों कुछ अधिकार दिए गए हैं, आइए उन अधिकारों को भी पढ़ लेते हैं। वह अधिकार बार बार पूछता है, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, आरटीआई या सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, इंटरनेट चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। वह सब अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में के तहत दिया गया है। यानी इसको लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो लिखिएगा इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत कुछ अन्य अधिकार भी, कुछ अन्य अधिकार भी, अधिकार भी दिए गए हैं, दिए गए हैं। पहला लिखिएगा, प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता,
प्रेस की स्वतंत्रता। और मेरे साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता के तहत केस आएगा। यूपीएसआई की तैयारी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो केस तो पढ़ना पड़ेगा ना। अनुच्छेद 19 एसएससी एमटीएस, ठीक है, या जो आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उससे ज़्यादा हट के पढ़ना पड़ेगा। इसमें सीमाएं भी देखना पड़ेगा। तो पुलिस, यूपीएसआई, सीपीओएसआई की तैयारी करते हैं तो अनुच्छेद 19 को एकदम गहन से पढ़िए। या मौलिक अधिकार को सबसे अलग हट के एक प्रशासनिक जो आपका तैयारी है उसमें अलग हट के आपको मौलिक अधिकार के बारे में जानना चाहिए। इसलिए एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। समय लगेगा लेकिन इसको पढ़िए आप। केस देख लीजिएगा। साकल, साकल प्रेस केस, प्रेस केस 1956। यह केस कब आया था मेरे साथियों? 1956। नेक्स्ट लिखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, न्यूज़पेपर केस। और यह केस आपका 1985 में आया था। यह दो केस बार बार पूछता है कि साकल प्रेस केस का संबंध किससे है। तो साकल प्रेस केस का संबंध है प्रेस की स्वतंत्रता से है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस का संबंध किससे है? तो आपका प्रेस की स्वतंत्रता से है। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रेस को सरकार का, सरकार का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है, स्तंभ माना जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे साथियों। कई बार पूछा गया है कि किसे सरकार का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है? तो प्रेस को। तीन स्तंभ कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और चौथा स्तंभ कौन है? तो प्रेस को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अधिकार पे। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, फहराने की स्वतंत्रता। और यह केस था मेरे साथियों, आया यह चर्चा में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला 2004। लिख लीजिएगा, केस लिखिएगा, केस, और केस का नाम लिख लीजिएगा। यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो केस को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एसएससी एमटीएस पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान नहीं देना पड़ेगा, लेकिन पुलिस के लिए, एसआई के लिए, सीपीओ एसआई की तैयारी करते हैं तो केस भी पढ़ना पड़ता है मेरे साथियों। लिखिएगा, नवीन जिंदल, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, भारत संघ। यह केस था 2004 का। लिख लीजिएगा, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004। नेक्स्ट लिखिएगा, अधिकार, चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। और यह मेरे साथियों केस था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, 1986 का केस है। चुप रहने का अधिकार, अभी बता रहा हूँ यह केस का मसला क्या है, पहले लिख लीजिएगा। विजय, विजय इमैनुअल, इमैनुअल बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य, 1986 का केस है, 1986। लिख लीजिएगा 1986। नेक्स्ट लिखिएगा, विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, जाने का अधिकार। और यह मेरे साथियों मिला था, केस का नाम लिखिएगा, मेनका गांधी केस, 1978 का केस है। केस मेनका गांधी केस, मेनका, मेनका गांधी केस
1978। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा इंटरनेट, इंटरनेट चलाने का अधिकार, चलाने का अधिकार, इंटरनेट चलाने का अधिकार। छठवां लिख लीजिएगा आरटीआई या सूचना का अधिकार, आरटीआई या सूचना का अधिकार। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ये कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों पे 8 प्रकार की सीमाएं लगाया गया है अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत। तो पहले इनको मिटा देते हैं, तब अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 को देखते हैं। मेरे साथियों, अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पर 8 प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। तो आइए देखते हैं कि वह सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो हेडिंग डालिएगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 और लिखिएगा इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पर कुल 8 प्रकार की, कुल 8 प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं, सीमाएं लगाई गई हैं, गई हैं। वो सीमाएं कौन कौन सी हैं पहले देखिएगा। भारत की प्रभुता एवं अखंडता, एवं अखंडता, यह पहला सीमा है। 8 सीमाओं में पहला सीमा भारत की प्रभुता एवं अखंडता। दूसरा लिखेगा राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा। ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा। इंक कम है, दूसरा ले रहे हैं। तीसरा लिखिएगा लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था। चौथा सदाचार, सदाचार का मतलब होता है सबके हित में होना चाहिए। लोक व्यवस्था का मतलब आप कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो पूरे नागरिकों के लिए हानि पहुँचे। ठीक है, लोक व्यवस्था मतलब प्रशासन में आपके कार्यों से कोई गलत आचरण या गलत प्रभाव नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सदाचार का मतलब होता है नैतिकता। नेक्स्ट छठवां विदेशी राज्यों से, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, मित्रतापूर्ण संबंध मतलब कुछ ऐसा वाक्य नहीं आपको बोलना है, शब्द नहीं बोलना है जिससे विदेशी राज्यों से रिश्ता खराब हो। नेक्स्ट न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, अवमानना। सातवां अपराध उद्दीपन, अपराध उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है बढ़ाना, यानी अपराध को बढ़ाते हैं तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के तहत आप अपराधी हैं। ठीक है, और एक छूट गया है, चौथा के बाद पांचवा आएगा, आठवां लिख लीजिएगा, यानी पांचवा कर लीजिएगा इसको। पांचवा नहीं लिखे हैं, पांचवा लिख लीजिएगा मानहानि, मानहानि। मान का मतलब होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, और हानि का मतलब होता है नुकसान, नुकसान। यानी प्रतिष्ठा को किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आप मानहानि की दावा ठोक सकता है।
यानी प्रेस का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने की आज़ादी तो दिया गया है, इशारा करने की आज़ादी दिया गया है। आपको फिल्म बनाने की सिनेमा हाल में आपको हाव भाव प्रकट करने का आपको अधिकार दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी हाव भाव प्रकट करें, नग्न हो जाएं? ऐसा तो है नहीं। इशारा का मतलब है कि आप कुछ भी इशारा करें? ऐसा तो है नहीं। मान लीजिए किसी को इशारा से, मैं अभी उदाहरण दिया हूँ कि आप ससुराल गए हैं अपने और आपकी बीवी कहती हैं ऐसे और आप कहते हैं यह इशारा है, मतलब बीवी समझ जाएगी इनको चाय नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बीवी कुछ गलत इशारा कर रही है और आप उससे गुस्सा हो गए, तो आपके ससुराल में क्या हो जाएगा? मान हानि हो जाएगा, यानी प्रतिष्ठा पे नुकसान पहुंच जाएगा। तो आपकी बीवी क्या होंगी? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के उल्लंघन कर रही होंगी, ठीक है। तो यह 8 प्रकार की सीमाएं हैं किस अनुच्छेद के लिए? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के लिए। अब आते हैं दूसरे अनुच्छेद पे। लिखिएगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। और इसमें क्या है? तो इसमें है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यही बड़ा था थोड़ा सा, अब छोटा छोटा है। स्वतंत्रता, ठीक है। एक लाइन इसमें बस लिख लीजिए, सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है। सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है या है। इस पे भी मेरे साथियों अनुच्छेद 19 क्लॉज 3 के तहत 2 प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 3। इस पे 3 तहत आपके 2 प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। पहला लिखिएगा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता। मतलब आपको कुछ ऐसा सम्मेलन नहीं करना है जिससे भारत की प्रभुता एवं अखंडता की चोट पहुंचे, या अखंडता पे नुकसान हो, या प्रभुता पे हानि पहुंचे, ठीक है। दूसरा, लोक व्यवस्था, यानी सम्मेलन से किसी भी नागरिक को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ये 2 प्रकार की सीमाएं हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 क्लॉज 3 के तहत। अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। और इसमें क्या है सी में? तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की आज़ादी। और दूसरा है, और सहकारी संस्था की स्थापना करने की आज़ादी। संस्था की स्थापना करने की आज़ादी। और यह जो है आपका लाइन, सहकारी संस्था की स्थापना करने की आज़ादी, यह किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 97वें संविधान संशोधन 2011। मेरे साथियों अनुच्छेद 19 क्लॉज 4 के तहत भी इस पे 3 प्रकार की सीमाएं लगाया गया है। आइए देखते हैं कि वह सीमाएं कौन कौन सी हैं। यूपीएसआई में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई साहब, ऐसे नहीं निकलेगा, सबसे अलग हट के पढ़ना पड़ेगा। तो लिखिएगा क्या क्या सीमाएं हैं। पहला,
एक सीमाएं, दो सीमाएं, इसमें लिखिएगा। पहला सीमा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता। भारत की प्रभुता एवं अखंडता। दूसरा, लोक व्यवस्था। और तीसरा कहता है सदाचार। सदाचार का मतलब नैतिकता होना चाहिए, संगठन ऐसा बनना चाहिए जो नैतिक हो, यानी कुछ उससे आप अच्छा कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि आतंकवादी संगठन बना लें, वह नैतिकता के खिलाफ हो जाएगा। ऐसा बनाएंगे तो वह संगठन को भंग भी किया जा सकता है सरकार के तहत। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। इसमें क्या है? विचरण या घूमने की स्वतंत्रता। विचरण या घूमने की स्वतंत्रता। अब छोटा छोटा है, बस जान लीजिए। घूमने की स्वतंत्रता, विचरण या घूमने की स्वतंत्रता। इस पे जो सीमाएं हैं वह है आपका, सीमाएं लगाई गया है अनुच्छेद 19 क्लॉज 5 के तहत। और दो प्रकार की सीमाएं हैं। पहला, साधारण जनता के हित में हो, जनता के हित में हो। और दूसरा कहता है एसटी के हित में हो, एसटी के हित में हो, यानी अनुसूचित जनजाति के हित में हो, तभी आप ट्रेवल कर सकते हैं, नहीं तो आपको रोका जा सकता है। नेक्स्ट लिखिएगा, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। इसमें क्या है? तो इसमें है निवास करने की स्वतंत्रता। तो लिखिएगा, निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। और इस पे भी आपकी दो प्रकार की सीमाएं लगाई हैं, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 5 के तहत ही लगाया गया है। तो यहाँ से आप यही लिख सकते हैं। ठीक है, साधारण जनता के हित में हो और एसटी के हित में हो, यही आप लाइन लिख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, क्योंकि एफ तो समाप्त कर दिया गया है, ई हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं किस पे? जी पे। और इसमें क्या है? रोजगार करने की स्वतंत्रता। रोजगार करने की स्वतंत्रता। और इस पे भी आपका सीमाएं लगाया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? तो जान लीजिए, अनुच्छेद 19 क्लॉज 6 के तहत। और एक लगाया गया है सिर्फ, साधारण जनता के हित में हो। साधारण जनता के हित में हो। ठीक है, यह लगाया गया है। एक केस लिख लीजिएगा जो बार बार पूछा जाता है। ओम प्रकाश बनाम यूपी राज्य। इस केस को समझ लीजिए। एक ओम प्रकाश नामक एक नागरिक था, भारत का नागरिक, और वह जाके उत्तराखंड में जहाँ पे धार्मिक स्थल है वहाँ पे अंडा, मछली, मीट बेच रहा था। तो वहाँ के नागरिक इसका विरोध किए और केस कर दिए। यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आपको रोजगार करने का अधिकार है, अर्थात आप सड़क किनारे ठेला पर केला बेच सकते हैं, सेब बेच सकते हैं, संतरा मौसम्बी कुछ भी बेच सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि मान लीजिए बगल में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर के जस्ट बगल में ही आप अंडा बेच रहे हैं। यह तो किसी भी धर्म का धार्मिक कर्मकांड पे चोट पहुंचाने वाली चीज़ हो जाएगी।
उसके लिए यह केस के तहत कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वहाँ से दुकान आप हटा लीजिए। किसी भी धार्मिक या ऐसे आप कृत्यों को किसी भी व्यक्ति के आप धर्म के मामले में आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो यह केस आया था ओम प्रकाश बनाम यूपी राज्य। मेरे साथियों, अनुच्छेद 19 बहुत बड़ा था, यह समाप्त हो गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 20 की तरफ। अनुच्छेद 20, इसका हेडिंग लिख लीजिएगा, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आइए इसको देखते हैं, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मेरे साथियों, इसमें 3 अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा। पहला, अनुच्छेद 20 क्लॉज 1, अनुच्छेद 20 क्लॉज 2, अनुच्छेद 20 क्लॉज 3। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 में कहता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सेंटेंस लेटर है। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो किसी भी अपराध करते समय या अपराध नहीं किए हैं तो आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है। तो पहले हम अनुच्छेद लिख लेते हैं, अनुच्छेद 20 क्लॉज 1, यानी 20 के अंदर ही है। लिखिएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण का मतलब उल्लंघन, अतिक्रमण न किया हो। इसका सेंटेंस मेरे साथियों जो लेटर है काफ़ी साफ है। कहता क्या है, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो। मान लीजिए आप किसी को मारने का प्लान बना रहे हैं और जैसे ही उसके दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खुला था और अंदर गए तो वो मरा हुआ था और आपके हाथ में चाकू है, तो क्या आप दोषी हो जाएंगे? नहीं। उसके पेट में मारे होते तब आप दोषी हुए होते। या मान लीजिए किसी को, बाजीगर मूवी देखे हैं, हीरोइन शिल्पा शेट्टी को शाहरुख खान जाके छत पे से धक्का दे देता है। मान लीजिए आप भी अपने गर्लफ्रेंड को ले गए 20 फ्लोर पे और वहाँ से धक्का देना चाहते हैं और आपकी गर्लफ्रेंड पहले से वहाँ पे जाके बैठी है और एक हवा का झोंका आया और आपकी गर्लफ्रेंड गिर गई और आप जैसी छत पे गए तो आपका प्लान तो था ही कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को छत से ढकेल दूंगा, और आप छत पे गए और देखें कि मेरी तो गर्लफ्रेंड पहले से नीचे गिर चुकी है, तो क्या आप अपराधी हो गए? नहीं। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण नहीं किए हो। हाँ, यह हो जरूर सकता है कि आप गए होते छत पे और छत पे जाके ऐसे धक्का दे दिए होते, तब आप दोषी कहलाए होते। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 की तरफ, और यहाँ पे है दोहरे दंड का प्रावधान। दोहरे दंड का प्रावधान और इसमें है क्या, तो लिख लीजिएगा, दोहरे दंड का प्रावधान में किसी भी व्यक्ति को
व्यक्ति को एक अपराध के लिए के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक ही बार दंड दिया जाएगा। मतलब दोबारा एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। यानी मान लीजिए आप चोरी किए घर में, पापा के पैंट से आप 100 रुपया निकाल लिए, तो 1 दिन पिटाएंगे। यह नहीं है कि पापा मान लीजिए 1 दिन 100 रुपया निकाल लिए और पापा डेली आते हैं और कहते हैं कि यही चोर है, और डेली की डेली आपकी कुटैया होती है, तब पापा और घर के लोग अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 क्लास 2 का उल्लंघन कर रहे होंगे। क्योंकि अनुच्छेद 20 क्लास 2 कहता है कि किसी भी अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, बार बार नहीं। लेकिन घर वाले मानते नहीं हैं, एक बार अपराध कर लीजिए और बार बार दंड देते हैं, ठीक है। आपको तो एक मान लीजिए आप उनके लिए अपराधी साबित हो जाएंगे, पैसा चोरी हो गया या कुछ, बहन भाई के तो मामले में एकदम हो ही जाता है बार बार। लेकिन यह कानून के, संविधान के हिसाब के, कानून के हिसाब से बात किया जा रहा है कि यदि आप मान लीजिए एक हत्या कर लीजिए, आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक बार ही उसका सज़ा मिलेगा। यह नहीं है कि बार बार वही सज़ा को एक ही अपराध के लिए बार बार मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे, और नेक्स्ट अनुच्छेद है, इसी से संबंधित है, अनुच्छेद 20 क्लॉज 3, ठीक है। और इस अनुच्छेद के तहत कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन चिकित्सा परीक्षण के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी मेडिकल जांच के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। तो लिख लीजिएगा इसको भी। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन चिकित्सा परीक्षण के लिए बाध्य किया जा सकता है, किया जा सकता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। और यह केस एक आया था नार्को टेस्ट पे, लिख लीजिएगा, अबू सलीम केस। कभी पूछ ले कि अबू सलीम केस का संबंध किससे है, तो नार्को टेस्ट से है, ठीक है, अबू सलीम केस। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट अनुच्छेद पे, लेकिन पहले इसको मिटा देते हैं। मेरे साथियों नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 का लेटर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए पहले इसके लेटर को लिखते हैं, तब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखिएगा, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण का मतलब होता है आत्मा और दैहिक का मतलब होता है शरीर, ठीक है। लिखिएगा, इसे और विस्तृत करते हैं। किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता से दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। इस लेटर को समझने के लिए मैं दो उदाहरण दूंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसे दोबारा रिपीट करता हूँ। किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक, प्राण का मतलब आत्मा, आपका आत्मा, मेरा आत्मा, दैहिक का मतलब हमारा शरीर हो जाएगा, स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं भी किया जा सकता है। मेरे साथियों, अब आइए उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण देखिए, पहले था आईपीसी, अब यह हो गया है बीएनएस। ठीक है, आईपीसी की धारा 309 और बीएनएस की धारा 226 में एक ही बात कहता है। ठीक है, आईपीसी का धारा, अब जो आईपीसी का नाम बदल के 2023 में क्या कर दिया गया, बीएनएस। ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता। तो जो 309 में था वही 226 में कर दिया गया, और इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति मरना भी चाहता है तो उसे मरने नहीं दिया जाएगा। यह हमारे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक, यदि कोई नागरिक मरना भी चाहता है तो भारत सरकार उसे मरने नहीं देगा। किस धारा के तहत, बीएनएस की धारा 226 के तहत। यह पॉइंट लिख लीजिए पहले, तब इसे समझने में और आसानी होगा। यदि कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो उसे मरने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मृत्युदंड की सजा मृत्युदंड की सजा जिसे मिलता है, किसे मिलेगा, मान लीजिए कोई रेपिस्ट हो या बहुत बड़ा अपराधी हो, उसे मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। तो जिस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाती है उसे तब तक फांसी पे लटकाया जाता है जब तक वह मर न जाए। अब इस लाइन को लिखने के बाद दोनों का ट्यूनिंग कर लेंगे तो आसानी से यह वाला लाइन समझ में आ जाएगा। पहले लिख लीजिए, पॉइंट लिखिएगा, मृत्युदंड की सजा लिखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी तो उसे तब तक लटकाया जाएगा जब तक वह मर न जाए। अब सोचिए, अब दोनों को देखिए, किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं भी। मतलब जो विधि में हमारा प्रक्रिया लिखा गया है उसे वंचित भी किया जा सकता है और नहीं भी। अब देखिए, वंचित कैसे किया जाएगा और नहीं भी कैसे किया जाएगा। देखिए, आईपीसी या बीएनएस की धारा 226 या आईपीसी की धारा
309 के तहत यदि कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो उसे मरने नहीं दिया जाएगा। यानी हम मान लीजिए हमें कोई धोखा दे दिया प्यार में और हम जाते हैं पुल पे से कूदते हैं तो हमको प्रशासन, सरकार, पुलिस मरने नहीं देगी, ठीक है। लेकिन दूसरे ही शब्दों में कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है तो उसे तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि वह मर न जाए। यानी यह अब सोचिए कि एक में मरने दिया जा रहा है और एक में मरने नहीं दिया जा रहा है। यानी जिसको मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है उसे मरने दिया जाता है, और जिसे मृत्यु दंड की सज़ा नहीं दी जाती है, एक नॉर्मल इंसान है, उसे मरने नहीं दिया जाएगा। यानी वंचित किया भी जा सकता है और अन्यथा नहीं भी किया जा सकता है। आपको मार भी दिया जाएगा और आपको बचा भी लिया जाएगा। कैसे? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह वाला पॉइंट एकदम ध्यान में रखिएगा। यही तो मेन लाइन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यह जापान से लिया गया है। यह जो शब्द है यह जापान देश के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आपको वंचित भी किया जा सकता है, अन्यथा नहीं भी किया जा सकता है। यानी आपको मृत्यु दंड की सज़ा भी दी जा सकती है और मृत्यु दंड की और मरना भी चाहते हैं, अपने से खुद से फांसी लगाना चाहते हैं तो आपको बचाया भी जा सकता है। तो यह तो समझ में आ गया होगा। मेरे साथियों, इस अनुच्छेद में कई अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार को जान लीजिए। कई बार पूछ लेता है, जैसे निजता का अधिकार, प्रेम विवाह का अधिकार। तो हेडिंग बना लीजिएगा, लिखिएगा अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 के अन्य अधिकार, अन्य अधिकार, अन्य अधिकार। अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। पहला, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। और यह आपको मिला था A.K. गोपालन केस। तो मैं केस बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, या लिख दे रहा हूं। A.K. गोपालन, गोपालन, A.K. गोपालन केस 1950, 1950। दूसरा, समलैंगिक, समलैंगिक का अधिकार। यह अधिकार भी कई बार पूछा गया है। समलैंगिक का अधिकार, नवतेज सिंह जोहर केस 2018। इसमें कई केस हैं इसलिए केस का नाम नहीं लिखवा रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट केस है नवतेज सिंह जोहर केस 2018, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, निशुल्क, निशुल्क स्वास्थ्य पाने का अधिकार, स्वास्थ्य पाने का अधिकार। मेरे साथियों, यह जो अधिकार प्राप्त हुआ था वह प्राप्त हुआ था परमानंद कटारा, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामला, भारत संघ 1989 का यह मामला है। नेक्स्ट लिखिएगा, सार्वजनिक, सार्वजनिक स्थल पर, स्थल पर धूम्रपान, धूम्रपान निषेध, निषेध। और यह था मुरली एस दौड़, एस मुरली एस देवड़ा, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ मामला, देवड़ा बनाम भारत संघ का यह केस है। नेक्स्ट, पांचवा, एकांत का अधिकार, एकांत का अधिकार। यह खड़ग सिंह केस में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट लिखिएगा, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। और यह प्राप्त हुआ था मेरे साथियों, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, पुट्टास्वामी, पुट्टास्वामी केस 2017। नेक्स्ट, नींद का अधिकार, नींद का अधिकार।
नींद का अधिकार बाबा रामदेव, बाबा रामदेव केस 2011। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार MC मेहता केस, MC मेहता केस। नेक्स्ट लिखिएगा विवाह का अधिकार, विवाह का अधिकार। और यह मेरे साथियों मिला था शक्ति वाहिनी केस, शक्ति वाहिनी केस 2018 के तहत, 2018 के तहत। इसी के तहत यदि किसी बालक का उम्र 21 वर्ष और किसी बालिका का उम्र 18 वर्ष है तो वह शादी कर सकते हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी वाला मामला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। और यह मिला था मेनका गांधी केस, पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 19 में, मेनका गांधी केस 1978। नेक्स्ट लिखिएगा भोजन करने का अधिकार, करने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार। नेक्स्ट, पासवर्ड जानने के विरुद्ध अधिकार, पासवर्ड जानने के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। यानी आप किसी का पासवर्ड नहीं जान सकते हैं, चाहे आपकी बीबी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। नेक्स्ट, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। मेरे साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, कई सारे अधिकार इसमें। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, पाँव में बेड़ियां डालने के विरुद्ध अधिकार है, कारावास में एकांत के विरुद्ध अधिकार है। मतलब एक कारावास में कम से कम 2 लोग होना चाहिए जो अपनी अपनी आप बीती बताएं कि तुम किस जुल्म में आया हो। तो वो कहेगा मैं तो मर्डर करके आया हूँ, तुम, वो कहेगा कि मैं तो किसी को चाकू घोंप के आ गया हूँ। तो अपना अपना आप बीती बता सके, इसलिए कारावास में एकांत के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। तो मेरे साथियों यह अनुच्छेद 19 है। अब चलते हैं अनुच्छेद 21 क के तरफ। और अनुच्छेद 21 क काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और छोटा सा अनुच्छेद है, सब अनुच्छेदों में यह सबसे छोटा अनुच्छेद है अभी तक जितना पढ़े हैं। अनुच्छेद 21 क, और इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और यह मूल संविधान में नहीं था, यह बात को जानते रहिएगा, कई बार पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार को VVI कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है यहाँ से। इसे मेरे साथियों 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, 2 के तहत जोड़ा गया, यह ध्यान में रखिएगा। और इसमें है क्या, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है। और मेरे साथियों यह लागू कब हुआ, तो यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से लागू है। कई बार पूछा गया है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको VVI कर लीजिएगा कि शिक्षा का अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन बहुत कामयाब है।
ठीक है मेरे साथियों, अनुच्छेद 22 की तरफ चलने से पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि वह भी थोड़ा सा लंबा अनुच्छेद है। मेरे साथियों, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण का प्रावधान है। पहले आइए इसकी हेडिंग को लिख लेते हैं, तब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया है उन प्रावधानों को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण, यह हमारा क्या है, हेडिंग है। अब आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 3 अधिकार दिया जाएगा। पहला, उसे किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है उसे बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को वकील करने का अधिकार होगा। तीसरा, उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट को लिखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। पहले लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, आप कौन सा कांड कर दिए हैं। ठीक है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को वकील करने का अधिकार होगा। वकील करने का अधिकार होगा। तीसरा पॉइंट, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में पेश किया जाएगा। यात्रा अवकाश आदि समय शामिल नहीं होंगे। बड़ी का मंत्रा कर दीजिएगा, शामिल नहीं होंगे। तो मेरे साथियों, इसमें 3 पॉइंट पहले देखिए, कहता क्या है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। यानी यदि मान लीजिए हमें कोई गिरफ्तार कर रहा है तो हमें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें कारण जानने का हक है, कारण भी जान लेंगे। गिरफ्तार व्यक्ति को वकील करने का अधिकार होगा। मान लीजिए हमें को कोई गिरफ्तार करे तो हम कानून के दाव पेच क्या जानते हैं, तो हमें वकील करने का भी अधिकार होगा। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में पेश किया जाएगा। हमें 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। जिसमें यात्रा और अवकाश, यदि मान लीजिए यहाँ से मुझे, मान लीजिए आप कहीं भी हो और आपको 500 किलोमीटर आपको दूर ले जाना है, तो 24 घंटा के अंदर कैसे संभव है, तो यात्रा यानी छुट्टी हो गई तभी भी काउंटिंग समय नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे साथियों जानते रहिएगा कि मान लीजिए कि हमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार तो किया जा रहा है, 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में पेश किया जाएगा। मान लीजिए कोई हम बहुत बड़े अपराधी हैं और
पुलिस को हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला या पुलिस कार्यवाही 24 घंटे के अंदर पूर्ण नहीं कर पाई, तब क्या करती है पुलिस कि रिमांड एप्लीकेशन देती है। ठीक है, पहले तो आपकी सीआरपीसी की धारा 167 के तहत देती थी, लेकिन बीएनएसएस की धारा अब 187 के तहत देगी, क्योंकि आपका सीआरपीसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, बीएनएसएस कर दिया गया है। और जो पहले 167 में था रिमांड एप्लीकेशन, वह हो गया है आपका 187 में। दे के तहत पुलिस मुझे अधिकतम 15 दिनों तक थाने में रहकर पूछ जांच कर सकती है, कार्रवाई अपना पूरा कर सकती है। कितने दिनों तक? अधिकतम 15 दिनों तक। लिख लीजिएगा, लिखिएगा, पुलिस कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही, कार्यवाही 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर पूर्ण नहीं हो पाती है, पूर्ण नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, तब बीएनएसएस की धारा, की धारा 187 के तहत, के तहत बीएनएसएस की धारा 187 के तहत रिमांड एप्लीकेशन, लिखिएगा, के तहत रिमांड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देकर, देकर पुलिस, पुलिस अधिकतम, अधिकतम 15 दिनों तक, 15 दिनों तक कार्यवाही कर सकती है, कार्यवाही कर सकती है, कर सकती है। और यही पहले आपका जो बीएनएस की धारा था 187, यही आपका था सीआरपीसी की धारा 167 में। ठीक है, अब कितना हो गया है? 187, मतलब 20 और बढ़ गया है। ठीक है, 167 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 187। रिमांड एप्लीकेशन देके अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जो यह 3 अधिकार ऊपर मिले हैं, यह 2 व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। अपवाद लिख लीजिएगा, अपवाद, कि यह किसे लाभ नहीं मिलेगा ऊपर वाला। तो पहला, शत्रु देश का व्यक्ति, शत्रु देश का व्यक्ति, इसे लाभ नहीं मिलेगा ऊपर के 3 अधिकार। और दूसरा, निवारक, निवारक नज़रबंदी, नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति, इन्हें यह अधिकार नहीं मिलेगा। निवारक नज़रबंदी क्या होता है, आइए जान लेते हैं, क्योंकि यह परेशान करेगा थोड़ा सा। मेरे साथियों, निवारक नज़रबंदी उसे कहते हैं यदि कोई व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वह भविष्य में कोई अपराध न करे। मतलब किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भविष्य में ही शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं निवारक नज़रबंदी। और निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम 3 माह तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, मतलब जेल में बंद किया जा सकता है। शक के आधार पर पुलिस इतना ताकत होता है, जब भी चाहेगी आपको उठा लेगी और कहेगी कि आप बम फोड़ने वाले हैं, और शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है मेरे साथियों, निवारक नज़रबंदी समवर्ती सूची का विषय है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है कि निवारक नज़रबंदी किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। मतलब इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यह पॉइंट लिख लेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो लिखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को अपराध किए जाने से पहले, अपराध
किए जाने से पहले भविष्य में शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। इसे क्या बोलते हैं? निवारक नज़रबंदी। एक होता है दंडनात्मक नज़रबंदी। दंडनात्मक नज़रबंदी मेरे साथियों, जब आप अपना कार्य को अंजाम दे चुके होते हैं तब वह होता है आपका दंडनात्मक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी अलग है, दंडनात्मक नज़रबंदी अलग है। लिखिएगा, गिरफ्तार कर लेना। दूसरा पॉइंट, निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार या कैद कर लीजिएगा, गिरफ्तार या कैद में रखा जा सकता है। और निवारक नज़रबंदी की सूची का विषय है तो समवर्ती सूची। निवारक नज़रबंदी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 22 भी समाप्त हो गया। स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 5 अनुच्छेद थे और पांचों अनुच्छेदों को मेरे साथियों बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। यदि प्रश्न यहाँ से आता है तो कभी गलत नहीं होगा। 80% मेरे साथियों सॉल्व हो जाएगा आपका प्रश्न। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा मेरे साथियों तो इस वीडियो को मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, महिला मित्रों के साथ, फ्रेंडों के साथ या जहाँ मन करे तहाँ आप शेयर कर दीजिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, निवेदन है, आग्रह है मेरे साथियों कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।